हेलो एवरीवन, आज हम ऑलमोस्ट 5.5 साल कंप्लीट करने वाले मारुति ब्रेज़ा VDI डीजल मॉडल के ओनर से एक जेन्युइन कार ओनरशिप रिव्यू लेंगे। मारुति ब्रेज़ा का ये मॉडल आपको 1248 सीसी के इंजन के साथ मिलता था, 89 bhp का पावर डिलीवर करता है और 200 Nm टॉर्क के साथ। ब्रेज़ा VDI 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में कंपनी आपको ऑफ़र करती थी। फ़िलहाल BS6 आने के बाद मारुति ने डीजल इंजन्स वाले अपने मॉडल्स को बंद कर दिया है। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 328 लीटर के बूट स्पेस के साथ। तो भाई आज हमें रोहन भाई के साथ, रोहन भाई WRV के साथ साथ ब्रेज़ा भी ओन करते हैं। रोहन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ब्रेज़ा आपने कब ली थी? अमोल भाई, ये मेरा ब्रेज़ा का मॉडल है, मई 2016 का मॉडल है। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं गाड़ी को। ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं एंड दिस कार इज ड्रिवन फॉर लाइक 1,30,000 किलोमीटर्स। 1,30,000 किलोमीटर हो गई है गाड़ी अभी मेरी। तो अब तक टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो आपका एक्सपीरियंस ब्रेज़ा के साथ सेटिस्फैक्ट्री रहा या अनसेटिस्फैक्ट्री रहा? बहुत सेटिस्फैक्ट्री मेरा एक्सपीरियंस रहा है ब्रेज़ा के साथ। इन सिटी ड्राइव ले लीजिए, हाईवे ड्राइव ले लीजिए, ब्रेज़ा एक सेटिस्फैक्ट्री गाड़ी है। तो भाई जब 2016 में आपने ब्रेज़ा ऑप्ट करी, तब आपने मार्केट में और भी कुछ इसके ऑप्शंस ट्राई किए थे या आपका मन ही मारुति की ब्रेज़ा लेने का था? ब्रेज़ा से पहले हमने टाटा की गाड़ियाँ काफ़ी चलाई, hyundai की गाड़ियाँ चलाई, फोर्ड उस टाइम पर मेरे पास फोर्ड फिगो होती थी, साथ में hyundai की सेंट्रो होती थी, जो कि hyundai सेंट्रो जिंग नाम से जो मॉडल आता था। गाड़ियाँ काफ़ी थी उस टाइम पर, लेकिन ब्रेज़ा तभी लॉन्च हुई थी और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट तब स्टार्ट ही हुआ था। ब्रेज़ा से ही स्टार्ट हुआ था। ब्रेज़ा के पहले क्रेटा आती थी अपनी, हाँ, लेकिन ब्रेज़ा डस्टर और इको स्पोर्ट भी आती थी वैसे। डस्टर इको स्पोर्ट भी आती थी, लेकिन जो ब्रेज़ा का जो एक अपना प्राइस टैग आया था, वो बहुत अच्छा आया था, वो बहुत बढ़िया पैकेज था। और प्लस मारुति की गाड़ी है ही, आदमी आंख बंद करके मारुति की गाड़ी लेता है, ट्रस्ट होता है, बिल्कुल ट्रस्ट रहता है, बिल्कुल ट्रस्ट होता है। तो भाई कितने की पड़ी थी आपको ये ब्रेज़ा 2016 में? ये 2016 में मुझे पड़ी थी ये गाड़ी, ऑन रोड पड़ी थी 8,70,000 रुपए की। 870 की। ये VDI मॉडल है ब्रेज़ा? ये VDI मॉडल है। ये LDI इसका लोएस्ट वेरिएंट होता है, LDI के ऊपर VDI मॉडल आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। तो ये डीजल में आपका VDI मॉडल डीजल में VDI मॉडल है। ये 1.3 लीटर इंजन के साथ आता था। अभी करेंटली मारुति ने डीजल मॉडल्स डिसकंटिन्यू कर दी हैं, जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर वापस से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग अ बेटर इंजन ऑप्शन विद ब्रेज़ा एंड अदर मारुति कार्स। अब जैसे ये 1.3 थी, तो अब 1.5 लीटर डीजल इंजन ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। 1.3 इंजन की अगर बात कर लें भाई, तो आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगता है? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इंजन का परफॉर्मेंस अगर मैं अभी बात इंजन करूं, का परफॉर्मेंस मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का। मैं अभी WRV भी चलाता हूं, अगर उससे कंपेयर करूं, WRV का इंजन बड़ा है इससे, बट इसका पिकअप WRV से ज़्यादा अच्छा है। छोटे इंजन होने की वजह से आप जब हाईवे पर जाते हैं तो 100 तक ये बहुत बढ़िया गाड़ी चलती है, 100-110 तक गाड़ी बहुत सुप्रीमली चलती है, बहुत रिफाइंड परफॉर्मेंस देती है। लेकिन उसके ऊपर आप जाते हो तो परफॉर्मेंस ड्रॉप, छोटा इंजन होने की वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है। बिल्कुल भाई। अब तक कहाँ ले गए भाई ब्रेज़ा को? कितनी चला दी है अभी तक? भाई ये ब्रेज़ा तो मैं अब ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, इससे मैंने काफ़ी ट्रिप्स मारे हैं, बहुत घूमी है मेरी ब्रेज़ा। अभी हाल ही में एक स्ट्रेच में आपने कितना लंबा किलोमीटर कवर किया है? एक स्ट्रेच में 500 किलोमीटर्स तक कवर करा है मैंने। 500 किलोमीटर। बिल्कुल। लगभग 500 किलोमीटर चलाने के बाद आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? सस्पेंशन वाइज अगर हम बात कर लें, राइडिंग क्वालिटी कैसी है गाड़ी की ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से राइडिंग क्वालिटी इसकी सेटिस्फैक्ट्री बोलूँगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड पर है। तो जहाँ पर मतलब अगर थोड़े अंडुलेशन है, सड़क पर उबड़ खाबड़ है, तो थोड़े जर्क पता पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल गड्ढा है तो खट करके गाड़ी बैठ गई या शॉकर बैठ गया। शॉकर को, गड्ढों को गाड़ी ले लेती है, बट हाँ, थोड़े बहुत जर्क्स आपको फील होते हैं। और अगर राइडिंग क्वालिटी हम पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कितने लोग इस गाड़ी में बैठ जाते हैं आराम से? देखिए, ये गाड़ी पीछे 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, आगे 2 लोग
नॉर्मल जैसे आगे 2 सीट है, पीछे 2 लोगों के लिए। तीसरा पैसेंजर बैठ सकता है, लेकिन तीसरा पैसेंजर बैठने के बाद उतनी स्पेस नहीं रहती। आपका जो थर्ड पैसेंजर होगा वो फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, लॉन्ग रन में दिक्कत आएगी। और वही जैसा मैंने आपको बताया कि इंजन परफॉर्मेंस इसकी लिमिट हो जाती है 110 तक। 110 के ऊपर अगर आप खींचोगे इस गाड़ी को, मतलब सीधी बात है 3000 आरपीएम, 2500 से 3000 आरपीएम तक आपकी परफॉर्मेंस गाड़ी निकालेगी। 3000 के ऊपर आप कोशिश करोगे गाड़ी को खींचने की, तो फिर वो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा लैग पता पड़ेगा। 110 इसकी कंफर्टेबल स्पीड है, 90 to 110 इसकी कंफर्टेबल स्पीड है। उसके ऊपर फिर वो गाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाती है। बूट स्पेस की अगर भाई बात करें, 4 बंदे अगर इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा है, लगेज आ जाता है आराम से 4 बंदों का। थोड़ा सबसे बढ़िया जो इसकी जो बात है बूट की, कि इसका फ्लैट लेड है। मतलब जो एक आपका जो बूट खोलने के बाद फ्लैट आ जाता है जी, गड्ढा नहीं है इसमें जी, तो आपको लगेज रखने में, लगेज उतारने में प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस इसका बूट एज कम्पेयर टू अदर कार्स थोड़ा स्पेशियस भी है। इस सेगमेंट की जो दूसरी कार आती हैं जैसे WRV में भी स्पेस अच्छा है, लेकिन इसका बूट WRV से थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है। एवरेज की अगर बात कर लें रोहन भाई, तो गाड़ी क्या एवरेज निकाल देती है? एवरेज भी सेटिस्फैक्ट्री है इसका। बाकी दूसरी चीज़ों को, जैसे दूसरी सारी चीज़ें इसकी, दूसरे सारे पॉइंट्स इसके सेटिस्फैक्ट्री हैं, वैसे एवरेज भी सेटिस्फैक्ट्री ही है। शहर में ये देती है लगभग 16 का एवरेज, 17 का एवरेज। ओके। और हाईवे पर आपको 20 का एवरेज गाड़ी दे देती है, 19 से 20 का एवरेज निकाल देती है। बट फिर वो डिपेंड करता है कि आप 80 के ऊपर जैसे ही जाएंगे आपका एवरेज ड्रॉप हो जाएगा जी। मतलब 80 तक अगर आपको 20 का एवरेज लेना है गाड़ी से, देन यू हैव टू ड्राइव ऑन 80 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर। उसके ऊपर जाते ही फिर एवरेज आपका गिरना शुरू हो जाता है। लाइक अगर मैं हाईवे पर जाता हूँ एंड आई ड्राइव फॉर लाइक 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मैं इसको ड्राइव करता हूँ, तो फिर मेरे को 17-18 ऐसा एवरेज हाईवे पर मिलता है। भाई मारुति गाड़ी थोड़ी सी लुक्स में पीछे हट जाती है। आप इसके इंटीरियर को या एक्सटीरियर को लुक्स में 10 में से क्या पॉइंट देना पसंद करेंगे? देखिए इंटीरियर इसका बड़ा बेसिक रहता है, बहुत बेसिक इंटीरियर है। साथ ही मतलब आपको ऐसा इसमें कुछ बहुत आपको बैठकर अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। हाँ जी। जैसा कि आप इसके लिए प्राइस दोगे 10 लाख रुपए या आज की डेट में चलिए 10.5-11 लाख रुपए में ये मॉडल आपका आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से जो दूसरी गाड़ियां आ रही हैं उस प्राइस मॉडल में, जैसे आपकी क्रेटा भी आ जाती है बेस मॉडल, उसमें आपका नेक्सॉन आ जाती है, WRV आ जाती है, उसका इंटीरियर इससे काफ़ी बेटर है। क्वालिटी ऑफ इंटीरियर इज गुड। और ऐसा नहीं है कि गड्ढे आए तो इंटीरियर बच गया साहब। आज मेरे को 5 साल हो गए गाड़ी को चलाते हुए, 1,30,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। इंटीरियर में अभी तक कोई नॉइज़ नहीं है, बहुत बढ़िया इंटीरियर। बेसिक है लेकिन क्वालिटी वाइज इंटीरियर बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और भाई अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, गाड़ी हाँ, जैसा मारुति के बारे में कहा जाता है, वही जो आपने पॉइंट रखा कि एक अपने यहाँ एक हवा बन गया है इस चीज़ का कि मारुति है साहब। हाँ, बिल्ड क्वालिटी पुअर समझी जाती है मारुति। गाड़ियों को एक कोई भी गाड़ी हो उसको ये बोला जाता है कि ये तो मारुति है, ये तो मारुति जैसी गाड़ी है, साली टीन का डब्बा है। जो एक मारुति को नाम दे दिया टीन का डब्बा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ब्रेजा लीजिए, ब्रेजा के वैसे भी एनकैप में 4 स्टार रेटिंग रही है ब्रेजा की हमेशा से, और ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है ब्रेजा की। आप अगर वैसे भी आप गाड़ी के पास जाएंगे, गाड़ी को आप बजा कर भी देखेंगे, ठोक पीट कर देखेंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं सेटिस्फैक्ट्री बिल्ड क्वालिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मारुति की गाड़ी है तो टीन का डब्बा ही होगी, ऐसा हर गाड़ी के साथ जरूरी नहीं है। बिल्कुल। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात कर लें तो एक्सपीरियंस कुछ खराब रहा है? कहीं टिक विक तो नहीं जाती है गाड़ी? नहीं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। आज तक कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि गाड़ी टिक गई। गाड़ी पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स, उबड़ खाबड़ रास्ता बहुत इजीली क्लियर कर जाती है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल क्लियर कर जाती है। लगभग 1,30,000 चलाने के बाद आपकी तो गाड़ी की कई मेजर सर्विस हो चुकी होंगी। बिल्कुल। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें, सर्विस का खर्चा कितना आ जाता है भाई? सर्विस का खर्चा जो कि
लोगों का जो मारुति लेते टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि साहब मारुति है, सर्विस सस्ती रहेगी। तो मैं आपको फिर से यही बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है जो कि आपने मारुति ली है तो सर्विस कॉस्ट कम ही रहेगी। इसकी लगभग 70,000 80,000 किलोमीटर के बाद से हर सर्विस पर मेरे को कॉस्टिंग पड़ रही है अराउंड 10,000 रुपीज़ पर सर्विस। मारुति की गाड़ी की 10,000 से? बिल्कुल 10,000 आप मानकर चलिए, क्योंकि गाड़ी जब आपकी 60,000 70,000 पार कर जाती है तो वेयर एंड टेयर होते हैं जी बिल्कुल। काफ़ी। मालूम पड़ा अंदर सस्पेंशन देखा उसमें कोई बुश कट गया या एंड रॉड छोटे छोटे पार्ट्स रिप्लेस होते तो हैं। छोटे मतलब वो एक आपकी 10,000 का तो आप मिनिमम एवरेज मानिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि मारुति की गाड़ी है तो सर्विस सस्ती रहेगी। बाकी कस्टमर आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस मारुति से आप कभी भी अनसेटिस्फाई नहीं होगे। मारुति का आफ्टर सेल्स बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल गाड़ी सर्विस सेंटर छोड़कर आनी है। वो लोग अपने आप सर्विस करके आपको शाम को फ़ोन कर देंगे, साहब गाड़ी सर्विस हो गई है। आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गाड़ी को अच्छे से ये लोग चेक कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं। एफर्टलेस सर्विसेज है। आप आफ्टर सेल सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं? अच्छे से सेटिस्फाइड होना। ओके। तो भाई मारुति से कुछ लगाव था या ब्रेजा ही लेनी थी? अदर ऑप्शन ट्राई किए ही नहीं थे? कुछ बताएं कि ब्रेजा आपने ही क्यों ऑप्ट की? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस टाइम पर ब्रेजा लॉन्च ही हुई थी। लाइक उसके शायद 1 साल पहले या 6-7 1 साल के गैप में ही जब मैंने गाड़ी ली ब्रेजा आई थी। और ब्रेजा काफ़ी अपीलिंग गाड़ी होती थी उस टाइम के हिसाब से जब ऑप्शंस कम थे जी। फोर्ड का आफ्टर सेल्स इतना अच्छा नहीं रहा है कभी से भी। इको स्पोर्ट का अच्छा ऑप्शन था, फोर्ड का आफ्टर सेल्स कभी से अच्छा नहीं रहा है। प्लस आप एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो फोर्ड ब्रेजा से पीछे ही थी, इको स्पोर्ट ब्रेजा से पीछे ही थी। तो आप यही बोल लीजिए, एक तो प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी ऑफर करते हैं मारुति वाले, और ब्रेजा जिस प्राइस पॉइंट पर निकाली थी उस टाइम के हिसाब से ये इट वाज अ बिट बिगर कार देन अदर राइवल्स। तो आपने ब्रेजा ऑप्ट करी। और डिज़ाइनिंग भी, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छा था उस टाइम के लिए, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था। प्लस फिर मारुति का नाम था ही जी। तो काफ़ी फैक्टर्स थे जो कि मेरे को ब्रेजा ही खरीदने के लिए मेरे को जाना पड़ा। फिर भाई कोई मेजर पार्ट इसका रिप्लेस हुआ अभी तक, या रास्ते में कहीं गाड़ी ने ब्रेक डाउन हो गया हो, धोखा दे दिया हो, इस टाइप की कोई? नहीं, आज तक नहीं। गाड़ी ने धोखा नहीं दिया है? कभी गाड़ी ने धोखा नहीं दिया है। कभी भी ऐसा कोई मेजर इसका पार्ट या ऐसा कोई मेजर ओवरऑल इसमें नहीं हुआ है। मैंने गाड़ी को काफ़ी लंबे टूर्स पर भी चलाया है, रफ भी चलाया है। और मेरा कंस्ट्रक्शन फील्ड का काम है पूरा, तो साइट्स पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, धूल मिट्टी वाली जगह पर, कच्चे रास्तों पर मेरी गाड़ी बहुत चलती है। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसके कुछ फिल्टर चोक हो गए या कुछ और प्रॉब्लम आ गई या कुछ सेंसर रिलेटेड इशू आ गया। कोई फॉल्ट नहीं आया गाड़ी बहुत डिपेंडेबल है, ये बहुत डिपेंडेबल गाड़ी है। और सर्विस तो इसका ऐसा है कि अभी कभी अगर कुछ खुदा ना खास्ता दिक्कत आती भी है तो हर चौराहे पर मारुति का मैकेनिक बैठता ही है। हाँ बिल्कुल, मारुति तो आप कहीं भी सही करा। आप इसको कहीं पर भी, किसी भी गांव कूचे में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, गांव खेड़े किसी में भी ले जाओ, आपको इसका मैकेनिक मिल जाएगा और गाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ, मेरे पिछले 2 शॉकर्स चेंज हुए थे, वो भी मैंने अभी रिसेंटली करवाए हैं। वो भी इसलिए कराया क्योंकि मेरी गाड़ी का रन बहुत कच्चे रास्तों पर और ऊबड़ खाबड़ जगह पर होता है। और कभी कभी मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरा काम है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लगेज भी मैं अपने बूट में रख लेता हूँ, साइड का सामान हो जाता है जैसे। तो उस वजह से शॉकर थोड़े बैठ गए थे, तो मैंने उसको 1,30,000 के बाद शॉकर चेंज होना तो कोई मेजर काम नहीं है। कोई मेजर काम नहीं है, ये तो बेसिक गाड़ियों में हो ही जाता है। आई गेस 70-80 हज़ार पर लोग अपने शॉकर्स चेंज करा ही लेते होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता होगा शॉकर्स। बिल्कुल। तो भाई वैल्यू फॉर मनी की अगर बात कर लें तो 10 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगी? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड पैकेज। बहुत अच्छा पैकेज है। 10 लाख रुपए में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, आपको मारुति का ट्रस्ट मिलता है, आपको सेटिस्फैक्ट्री एवरेज मिलता है, आपको सेटिस्फैक्ट्री राइड क्वालिटी मिलती है। ये गाड़ी 10 लाख रुपए में बहुत अच्छी है इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द स्पेशियस कैबिन। कैबिन नॉइज की अगर बात कर लें भाई, तो डीजल गाड़ी होने के बावजूद कैबिन नॉइज इसमें महसूस होती है या नहीं होती? देखिए, हल्का बहुत कैबिन नॉइज तो हर डीजल गाड़ी में रहता है।
लेकिन मैं अगर अपनी दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूं या जिन भी ज़्यादातर गाड़ियों में मैं बैठा हूं, तो डीजल गाड़ी होने के बाद इस गाड़ी का कैबिन नॉइज़ सबसे कम लगा है मुझे अभी तक। इसके कैबिन में काफ़ी कम नॉइज़ आती है। इनफैक्ट कभी कभी तो आपको ये फील भी नहीं होगा कि आप एक डीजल गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, इसका कैबिन नॉइज़ तो काफ़ी कम है। प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात कर लें रोहन भाई, तो गाड़ी की कोई 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ जो आप बताना चाहें? देखिए, प्रोज की मैं बात करूं तो फिर सबसे बड़ा फैक्टर कि मारुति का नाम, ट्रस्ट ब्रांड का, आफ्टर आपका जो ये आप जो इसकी जो सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विस है, आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है गाड़ी का, आपको सेटिस्फैक्ट्री एवरेज मिलता है, राइड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की। और कॉन्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से गाड़ी का इंजन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, जो कि अब मारुति जो बड़ा इंजन जितना मुझे पता है ला रही है। देखते हैं उसमें क्या होता है। बाकी इस गाड़ी में सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये 100-110 के बाद गाड़ी का मज़ा ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। प्लस दूसरा कॉन जो है कि कैबिन इसका थोड़ा कम स्पेशियस है। चाहे पीछे आप पैसेंजर्स की बात भी करिए तो 3 लोग बहुत फंस के बैठते हैं। प्लस इसका जो लेग स्पेस है आगे और पीछे दोनों जगह, वो भी आपको कंपैरेटिव टू अदर कार्स, इको स्पोर्ट ले लीजिए, WRV ले लीजिए, नेक्सॉन ले लीजिए, उनसे कम रहता है। ठीक है रोहन भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू अमोल भाई, आप इतनी दूर से आए।